स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करेंगे और हम देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट बेसिकली किस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है और हम एक ओवरव्यू देखेंगे जावास्क्रिप्ट सिंटैक्स का। अगर हम आज के टॉपिक्स की लिस्ट देखें तो सबसे पहले हम जावास्क्रिप्ट बेसिक्स के जावास्क्रिप्ट बेसिकली है क्या और ये किस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। फिर हम देखेंगे कि हम जावास्क्रिप्ट को HTML कोड के अंदर कैसे एम्बेड कर सकते हैं। कुछ जावास्क्रिप्ट कन्वेंशंस लिखने के पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमें किन कन्वेंशंस को फॉलो करना पड़ता है। इसके बाद हम देखेंगे कि हम जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स कैसे डिक्लेयर करते हैं, जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर्स, इनपुट आउटपुट इन जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट फंक्शंस, कंडीशनल स्टेटमेंट्स इन जावास्क्रिप्ट एंड लूपिंग स्टेटमेंट्स। तो बेसिकली आज के लेक्चर में हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बेसिक कंस्ट्रक्ट्स को देखेंगे और देखेंगे कि वो तमाम स्टेटमेंट्स या वो बेसिक कंस्ट्रक्ट्स जिन्हें यूज़ करते हुए हम एक प्रोग्राम लिखते हैं, अगर वही इंस्ट्रक्शंस हमने जावास्क्रिप्ट में लिखनी है तो उसका क्या सिंटैक्स है और हम कैसे लिख सकते हैं। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जावास्क्रिप्ट इज़ अ क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। जब हम क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की बात करते हैं तो जो क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट होता है वो क्लाइंट की मशीन के ऊपर ही एग्जीक्यूट होता है। अगर हम वेब की जो तरीक़ाकार है यूज़ करने का अगर हम उसे देखें तो यूज़र जो है वो अपने मशीन से, जिसे हम क्लाइंट मशीन कहते हैं, ब्राउज़र के थ्रू एक्सेस करता है वेब पेजेस को जो कि सर्वर पे पड़े हुए हैं। अब जो वेब पेजेस हैं वो सर्वर से जो है डाउनलोड होते हैं क्लाइंट की मशीन के ऊपर। तो जो स्क्रिप्ट होता है जावास्क्रिप्ट का वो बेसिकली एक क्लाइंट की मशीन के ऊपर ही एग्जीक्यूट होता है। जावास्क्रिप्ट वाज डिज़ाइन टू ऐड इंटरेक्टिविटी टू HTML पेजेस। हमने HTML पढ़ी अपने कोर्स में तो आपने देखा कि HTML बेसिकली स्टैटिक वेब पेजेस डिज़ाइन करने के लिए यूज़ होता है। हमारे पास वो कंस्ट्रक्ट्स हैं जिनकी मदद से हम वेब पेजेस का स्ट्रक्चर डिफ़ाइन कर सकते हैं और कंटेंट्स और कुछ स्टैटिक कंटेंट्स जो हैं वो हम वेब पेजेस पे डिस्प्ले करते हैं। तो इवन हमने देखा कि हमारे पास HTML जो है वो इतने भी कैपेबल नहीं है कि वो बिल्कुल सिंपल सी प्रोग्रामिंग कर सकें। हम 2 नंबर्स को ऐड करना है, HTML में ये कैपेबिलिटी नहीं है। तो जो जावास्क्रिप्ट है बेसिकली वो एक प्रोग्रामिंग टूल है HTML डिज़ाइनर्स के लिए और जावास्क्रिप्ट को यूज़ करके हम अपनी वेबसाइट्स को ज़्यादा इंटरेक्टिव बना सकते हैं। जावास्क्रिप्ट आजकल के वेब में मिलियंस ऑफ वेबसाइट जो हैं वो यूज़ कर रही हैं जावास्क्रिप्ट को। जो बेसिक पर्पस होता है जावास्क्रिप्ट का वो डिज़ाइन को इम्प्रूव करना, डाटा वैलिडेशन, कुछ ब्राउज़र बेस्ड जो फंक्शंस हैं वो परफॉर्म करना, कुकीज़ को यूज़ करना। तो ये बेसिक फंक्शंस हैं और अब आजकल ऑलमोस्ट हर जो वेब एप्लीकेशन है वो किसी न किसी फॉर्म में जावास्क्रिप्ट को यूज़ कर रही होती है। जावास्क्रिप्ट इज़ एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज मीन्स दैट स्क्रिप्ट्स एग्जीक्यूट विदाउट प्रिलिमिनरी कंपाइलेशन। तो जावास्क्रिप्ट का जो कोड है वो C या C++ के कोड की तरह कंपाइल नहीं होता, बल्कि ये इसे ब्राउज़र जो है वो ख़ुद से समझता है। तो जैसे ही जावास्क्रिप्ट का कोड स्क्रिप्ट जो है वो लोड होता है ब्राउज़र में तो जो ब्राउज़र है वो ख़ुद से समझ के और उस कोड को एग्जीक्यूट करता है। अगर कोड में कोई
एरर नहीं है तो वो प्रॉपर वे में आपको आउटपुट दिखाएगा, अगर कोड में कोई एरर्स हैं तो वो आउटपुट नहीं दिखाएगा। जावास्क्रिप्ट हम यूजुअली एम्बेड करते हैं HTML कोड के अंदर। आने वाली स्लाइड्स में हम देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट लिखने के लिए हमारे पास कौन कौन सी ऑप्शंस हैं। और जावास्क्रिप्ट जो है वो फ्री है, आपको कोई लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट नोटपैड ओपन करें, उसमें HTML का कोड लिखें और साथ में एम्बेड कर दें आप जावास्क्रिप्ट का कोड, या आप कोई नोटपैड की फ़ाइल में अलग से जो है वो जावास्क्रिप्ट लिखें और उसे इंक्लूड करवा लें आप वेब पेजेस में। तो हमारे पास कोई एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर या एक्स्ट्रा टूल हमें इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। और जावास्क्रिप्ट जो है इस टाइम पे सबसे पॉपुलर जो है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है और ऑलमोस्ट तमाम मेजर ब्राउज़र्स जो हैं वो सपोर्ट करते हैं जावास्क्रिप्ट को। आइए अब हम कुछ कॉमन फंक्शंस जो कि जावास्क्रिप्ट की बेस के ऊपर हम परफॉर्म करते हैं वेबसाइट्स को ज़्यादा इंटरेक्टिव बनाने के लिए, उनमें जावास्क्रिप्ट गिव्स HTML डिज़ाइनर्स अ प्रोग्रामिंग टूल। जैसे कि मैंने पहले बताया कि HTML में ये कैपेबिलिटी नहीं है कि आप उसमें कोई प्रोग्रामिंग कर सकें, तो जावास्क्रिप्ट जो है वो एक प्रोग्रामिंग टूल प्रोवाइड करता है HTML डिज़ाइनर्स को और उसकी बेस के ऊपर प्रोग्राम्स लिखे जा सकते हैं। जो सबसे अहम पॉइंट है जावास्क्रिप्ट का कि जावास्क्रिप्ट कैन रिएक्ट टू इवेंट्स। बेसिकली जब हम स्टैटिक पेजेस की बात करते हैं HTML पेजेस की, तो आप कोई भी एक्शन परफॉर्म करें, कोई भी इवेंट जो है आप परफॉर्म करते हैं तो उसका बिहेवियर बड़ा स्टैटिक होता है। जावास्क्रिप्ट जो है वो इवेंट्स को जो है रिस्पॉन्ड करता है। इवेंट से मुराद ये है कि आप फॉर एग्जांपल किसी टेक्स्ट के ऊपर माउस को मूव करते हैं तो उसे हम एक इवेंट कहते हैं जावास्क्रिप्ट की टर्मिनोलॉजी में। तो या आप किसी टेक्स्ट को क्लिक करते हैं तो जावास्क्रिप्ट जो है इस तरह के इवेंट्स के अगेंस्ट जो है वो रिएक्ट कर सकता है। हम यूजुअली फंक्शंस लिखते हैं और उन्हें इवेंट्स के अगेंस्ट कॉल कर लेते हैं। जैसे ही वो इवेंट अकर होता है तो जावास्क्रिप्ट जो है वो अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। इसी तरह से एक और सबसे अहम पॉइंट्स में से एक जो जावास्क्रिप्ट का है वो जावास्क्रिप्ट कैन रीड एंड राइट HTML एलिमेंट्स। जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम जो HTML एलिमेंट्स हैं उन्हें रीड कर सकते हैं और अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उन्हें चेंज कर सकते हैं, तो जिसकी वजह से वेबसाइट्स जो हैं वो बड़ी इंटरेक्टिव जो हैं वो फील होती हैं। फॉर एग्जांपल आपने एक इमेज ऐड किया हुआ है, आप जैसे ही उस इमेज पे क्लिक करते हैं तो इमेज चेंज हो जाए, तो बेसिकली जावास्क्रिप्ट उस इमेज के एलिमेंट को रीड करता है और उसके बाद उसकी वैल्यू को जो है वो चेंज कर देता है रन टाइम पे। तो हमें ऐसा लगता है जैसे जो इमेज है वो चेंज हो रहा है और जो है रन टाइम के ऊपर वो ज़्यादा इंटरेक्टिव फील आती है इस तरह के इवेंट्स से। इसी तरह से एक और अहम इस्तेमाल जावास्क्रिप्ट का वेबसाइट्स में वो वैलिडेशन ऑफ डाटा। हमने HTML में फॉर्म्स बनाए, हम सबमिट करते हैं तो जो डाटा है वो सबमिट हो जाता है। HTML5 जो है हमें ये फैसिलिटी देती है कि हम उस डाटा को वैलिडेट कर सकते हैं, लेकिन जो ड्रॉबैक है HTML5 के साथ वो ये है कि तमाम ब्राउज़र्स अभी फुली अंडरस्टैंड नहीं करते HTML5 को, लेकिन जावास्क्रिप्ट जो है वो काफ़ी अरसे से जो है उसका एक बेसिक पर्पज़ रहा है कि हम डाटा की जो वैलिडेशन है उसके लिए जावास्क्रिप्ट को यूज़ करते हैं। इसी तरह से हमें जावास्क्रिप्ट जो है वो कैपेबल बनाती है कि हम यूज़र के ब्राउज़र को डिटेक्ट कर सकते हैं और अकॉर्डिंगली हम ब्राउज़र स्पेसिफिक कोड लिख सकते हैं।
और फाइनली हम जो मेजर यूजेस हैं उसमें से एक कि हम कुकीज़ को यूज़ करते हैं यूजिंग जावा स्क्रिप्ट। प्रीवियस स्लाइड में हमने जावा स्क्रिप्ट के कुछ बेसिक यूजेस देखे हैं। आइए अब हम देखते हैं कि हम जावा स्क्रिप्ट को HTML कोड के अंदर कैसे एम्बेड कर सकते हैं। जावा स्क्रिप्ट का कोड लिखने के लिए हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। या तो हम इंटरनल स्क्रिप्ट यानी हम डायरेक्टली जो है HTML कोड के अंदर जावा स्क्रिप्ट का एक ब्लॉक डिफाइन करें और उस ब्लॉक के अंदर हम जावा स्क्रिप्ट की स्टेटमेंट्स लिखें जो कि उस HTML पेज का पार्ट होंगी। तो इस तरह के स्क्रिप्ट को हम इंटरनल स्क्रिप्ट कहते हैं। जो सेकंड ऑप्शन है हमारे पास वो एक्सटर्नल स्क्रिप्ट है कि हम अलग से एक जावा स्क्रिप्ट की फ़ाइल बना लें और उस फाइल को जो है वो हम इंक्लूड करवा लें HTML कोड के अंदर। तो इस तरह का जो स्क्रिप्ट होता है हम उसे जो एक्सटर्नल स्क्रिप्ट कहते हैं। तो ये दो ऑप्शंस हैं हमारे पास। नंबर वन कि हम जावा स्क्रिप्ट का जो कोड है उसे HTML पेज के अंदर ही लिख रहे हैं और उसके लिए हम जावा स्क्रिप्ट का जो ब्लॉक है वो डिफ़ाइन कर रहे हैं। और सेकंड ऑप्शन ये है कि हमने अलग से जावा स्क्रिप्ट की फ़ाइल बनाई हुई है और उस जावा स्क्रिप्ट की फ़ाइल को हम HTML पेजेस के अंदर इंक्लूड करवा रहे हैं। HTML कोड के अंदर जावा स्क्रिप्ट का जो ब्लॉक है वो डिफ़ाइन करने के लिए, डिक्लेयर करने के लिए हमारे पास स्क्रिप्ट का टैग होता है। और स्क्रिप्ट का टैग जो है वो ब्राउज़र को बताता है कि अब जो है जो कोड आ रहा है वो एक स्क्रिप्ट का कोड है, वो HTML का कोड नहीं है। अगर हम इंटरनल स्क्रिप्ट की बात करें तो जैसा कि हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा कि इंटरनल स्क्रिप्ट जो है उसे हम डायरेक्टली HTML कोड के अंदर ही लिखते हैं। जो HTML का टैग है स्क्रिप्ट, ये टैग बेसिकली यूज़ होता है एक जावा स्क्रिप्ट का ब्लॉक जो है वो डिफ़ाइन करने के लिए। हम स्क्रिप्ट और उसमें हमारे पास ऑप्शन होता है, एक ऑप्शनल एट्रीब्यूट है लैंग्वेज का, लैंग्वेज इज इक्वल टू जावा स्क्रिप्ट। तो हमारे पास जो लैंग्वेज का एट्रीब्यूट है वो बेसिकली स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज को सिलेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। जावा स्क्रिप्ट के केस में हमारे पास लैंग्वेज एट्रीब्यूट जो है वो ऑप्शनल है, क्योंकि अगर हम लैंग्वेज मेंशन नहीं करते तो ब्राउज़र जो है उसे ऑटोमेटिकली समझता है कि ये जावा स्क्रिप्ट होगी। इसके बाद हम जावा स्क्रिप्ट की जो है स्टेटमेंट्स लिखते हैं और उसके बाद हम स्क्रिप्ट के कोड को क्लोजिंग टैग जो है वो यूज़ करते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे अगर हमारे पास HTML का एक पेज है और उसके अंदर जावा स्क्रिप्ट का कोड लिखा हुआ है तो बहुत इजीली हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये ब्लॉक जो है वो जावा स्क्रिप्ट का कोड है और बाकी रिमेनिंग पार्ट जो है वो HTML का कोड है। अब जो जावा स्क्रिप्ट के ब्लॉक्स हैं इन्हें हम कहीं पे भी HTML स्टार्ट और HTML क्लोज के बीच में कहीं पे भी हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। जो ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है हमारे पास वो यूजुअली हम हेड सेक्शन के अंदर HTML का जो जावास्क्रिप्ट का ब्लॉक्स हैं वो डिफ़ाइन करते हैं और वहीं पे हम कोड करते हैं। लेकिन इसके अलावा जो है हमारे पास बॉडी सेक्शन है, वहाँ पे भी हम जावास्क्रिप्ट का कोड डिफ़ाइन कर सकते हैं। एक HTML पेज के अंदर हमारे पास मल्टीपल ब्लॉक्स हो सकते हैं जावास्क्रिप्ट के। जैसे आप ये एग्जांपल देखें कि हमने हेड सेक्शन में एक जावास्क्रिप्ट का ब्लॉक लिखा, उसके बाद हमने अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक एक और ब्लॉक जो है वो डिक्लेयर किया और उसमें जावास्क्रिप्ट की जो है स्टेटमेंट्स लिखी। फिर हमने हेड सेक्शन को क्लोज़ कर दिया। उसके बाद हम बॉडी सेक्शन में आते हैं और वहाँ पे हमने अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक मज़ीद जावास्क्रिप्ट लिखा और उसके बाद हमने पेज को क्लोज़ कर दिया। तो आप देखें कि हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम अपना जावास्क्रिप्ट का जो कोड है वो चाहे एक ब्लॉक में लिखें, चाहे मल्टीपल ब्लॉक्स में लिखें, चाहे उसे हम हेड सेक्शन में लिखते हैं, चाहे उसे बॉडी सेक्शन में लिखें। तो
हम अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो HTML कोड है उसके अंदर हम जावास्क्रिप्ट का कोड एम्बेड कर सकते हैं। हमने अभी प्रीवियस स्लाइड में देखा कि हम जावास्क्रिप्ट का कोड जो है अगर हमने उसे एम्बेड करना हो HTML कोड के अंदर तो हमारे पास उसका क्या तरीका है। अगर हम एक्सटर्नल स्क्रिप्ट लिखना चाह रहे हैं तो जैसा कि हमने पहले डिफ़ाइन किया कि हम एक सेपरेट फ़ाइल बनाएंगे जावास्क्रिप्ट कोड की और उस फाइल को जो है हम इंक्लूड करवा लेंगे HTML कोड के अंदर। तो बेसिकली हम कोई सा भी एडिटर जैसे नोटपैड यूज़ कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट का कोड लिखने के लिए, और जो जावास्क्रिप्ट फाइल है उसे हम जब सेव करते हैं तो .js एक्सटेंशन के साथ हम सेव करते हैं और उसके बाद हम उस फाइल को इंक्लूड करवा लेते हैं किसी भी वेब पेज में जिसमें हम उस स्क्रिप्ट को यूज़ करना चाह रहे हैं, और वो जो कोड है जो कि हमने JS फाइल में लिखा हुआ है वो पार्ट बन जाता है उस HTML पेज का। तो अगर हम बात करें कि हम कैसे इंक्लूड करवाएंगे जावास्क्रिप्ट की फाइल को, तो हमारे पास जो स्क्रिप्ट टैग है उसका एट्रीब्यूट है सोर्स। तो हम सोर्स का एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं और उस सोर्स में हम उस जावास्क्रिप्ट फाइल को मेंशन करते हैं कि ये वाली फ़ाइल जो है वो इंक्लूड करवानी है। अगर हम एग्जांपल देखें तो स्क्रिप्ट सोर्स डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर हमने माई स्क्रिप्ट .js और उसके बाद हमने स्क्रिप्ट टैग को क्लोज़ कर दिया। तो आप देखेंगे इसमें हमने जो माई स्क्रिप्ट्स .js फाइल है उस फाइल को हमने इंक्लूड करवाया है HTML कोड के अंदर। हमने देखा कि हमारे पास जावास्क्रिप्ट को हम एक पेज के अंदर भी लिख सकते हैं और एक्सटर्नल फाइल के अंदर भी हम जावास्क्रिप्ट जो है उसे लिख सकते हैं। बेसिकली जब हमारे पास बहुत लेंथी जावास्क्रिप्ट होता है तो हम प्रेफर करते हैं कि हम उस कोड जावास्क्रिप्ट कोड को जो है वो सेपरेट फाइल में लिखें और उसे इंक्लूड करवाएं HTML पेजेस के अंदर। इसी तरह से जब हमारे पास रिक्वायरमेंट होती है कि हमने जो जावास्क्रिप्ट कोड लिखा हुआ है उससे हमने मल्टीपल पेजेस में यूज़ करना है, तो ये एक बेहतर ऑप्शन है कि हम एक फ़ाइल बना लें और उस फाइल को जो है हम उन तमाम पेजेस में इंक्लूड करवा लें, बजाय इसके कि हम तमाम पेजेस में उसी कोड को कॉपी करें। क्योंकि अगर बाद में हमें कोई नया कोड ऐड करना है उसमें तो हमारे लिए ज़्यादा इजी होगा। इसी तरह से अगर किसी एग्जिस्टिंग कोड में हमने कोई चेंज करना है तो वो भी इजी होगा कि हम एक फ़ाइल में चेंज कर रहे हैं और वो ऑटोमेटिकली तमाम पेजेस में जो है वो चेंज रिफ्लेक्ट हो रही है और अकॉर्डिंगली अपना फंक्शन परफॉर्म कर रही है। इसी तरह से जो है जावास्क्रिप्ट जो है अगर हम सेपरेट फाइल में लिख रहे हैं तो जो HTML कोड है उसकी रीडेबिलिटी जो है वो इम्प्रूव होती है, क्योंकि जो जस्ट हमारे पास HTML कोड होता है और जावास्क्रिप्ट उसमें एम्बेड नहीं हुआ होता, तो हमारे लिए एक तो कोड की लेंथ कम हो जाती है और प्लस उस कोड को रीड करना हमारे लिए ज़्यादा आसान होता है। तो एक्सटर्नल स्क्रिप्ट्स की अगर हम बात करें तो जब लेंथी हो जावास्क्रिप्ट या उसे हमने मल्टीपल पेजेस में यूज़ करना हो तो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है कि हम जो है एक्सटर्नल स्क्रिप्ट लिखें। लेकिन अगर हमारे पास जावास्क्रिप्ट बहुत माइनर सी पोर्शन है और हमने जो है उसे रीयूज़ भी नहीं करना तो फिर एक बेहतर ऑप्शन है कि हम जावास्क्रिप्ट को HTML कोड के अंदर एम्बेड कर लें। आइए अब हम कुछ जावास्क्रिप्ट कन्वेंशंस की बात करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि सेमीकोलन का जो यूज़ है वो जावास्क्रिप्ट में किस तरह से होता है। जावा स्क्रिप्ट में हम स्टेटमेंट्स को सेमीकोलन से ख़त्म करते हैं और चाहे तो हम सेमीकोलन यूज़ ना करें। तो इट मीन्स के सेमीकोलन का जो यूजेज है वो ऑप्शनल है। हम चाहते हैं कि स्टेटमेंट्स को हम
जो है ख़त्म करें सेमी कॉलन से, वेल आप कर सकते हैं। और आप चाहते हैं कि एक स्टेटमेंट जो है वो बगैर सेमी कॉलन के लिखें तो फिर भी अलाउड है, जावास्क्रिप्ट में दोनों चीज़ों को अलाउ करता है। लेकिन कुछ सिनेरियोज़ होते हैं जब हमें सेमी कॉलन यूज़ करना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इस लाइन को देखें तो हमने मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो एक ही लाइन के ऊपर लिखी हुई हैं। सबसे पहले एक इंस्ट्रक्शन है डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और हमने एक मैसेज जो है वो लिखा हुआ है। तो इसके बाद हमने जो सेकंड स्टेटमेंट है अलर्ट की, तो वो हमने यूज़ किया है। तो जब आपने मल्टीपल स्टेटमेंट्स लिखनी हो तो हर स्टेटमेंट को हम सेपरेट करेंगे सेमी कॉलन इस्तेमाल करके। जो लास्ट स्टेटमेंट है उसमें अगेन हमारे पास ऑप्शन है कि हम सेमी कॉलन यूज़ करें या ना करें। इन्हीं दो लाइंस को हम जावास्क्रिप्ट में इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब देखेंगे हमने वही दो लाइंस लिखी हैं जो कि पहले हमने एक लाइन के ऊपर वो दो इंस्ट्रक्शंस लिखी थी और उन्हें सेमी कॉलन से अलग किया था। अब हमने दोनों लाइंस को या दोनों इंस्ट्रक्शंस को अलग अलग लाइन पे लिखा है और सेमी कॉलन यूज़ नहीं किया। इसी तरह से अगर हम इसी कोड को इस तरह से लिखेंगे, स्टेटमेंट्स को हम सेमी कॉलन के साथ एंड कर रहे हैं, तो ये भी बिल्कुल वैलिड कोड है जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो सेमी कॉलन के हवाले से अगर हम कंपेयर करें C++ या सी के साथ, तो वहाँ पे सेमी कॉलन के साथ स्टेटमेंट को एंड करना मस्ट होता है, लेकिन जावास्क्रिप्ट जो है वो हमें ऑप्शन देता है कि हम चाहे तो सेमी कॉलन यूज़ करें और चाहे तो सेमी कॉलन यूज़ ना करें। जो सेकंड कन्वेंशन है वो है केस सेंसिटिविटी। हमने देखा कि HTML जो है वो केस सेंसिटिव नहीं है। हम चाहे अपर केस यूज़ करें चाहे लोअर केस यूज़ करें, चाहे मिक्स करके हम इंस्ट्रक्शंस को यूज़ करते हैं। तो जो जावास्क्रिप्ट है वो केस सेंसिटिव है। अगर हम प्रॉपर वे में यूज़ करना चाह रहे हैं इंस्ट्रक्शंस को, तो हमें वही केस यूज़ करना पड़ेगा जिस केस में वो इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो डिक्लेयर्ड हैं लैंग्वेज के अंदर। इसी तरह से अगर हम कमेंट्स ऐड करना चाह रहे हैं तो सिंगल लाइन कमेंट्स जो हैं वो दो फॉरवर्ड स्लैशेस यूज़ करके हम डिक्लेयर कर सकते हैं, और मल्टीपल लाइंस के जो कमेंट्स हैं उनके लिए हमने फॉरवर्ड स्लैश स्टैटिक जो है वो कमेंट को स्टार्ट करता है, और एंड के लिए हमने एस्ट्रिक और फॉरवर्ड स्लैश जो है वो मल्टीपल लाइंस के जो कमेंट्स हैं उसके एंड को डिनोट करता है। इसी तरह से जो कोटेशन मार्क्स हैं उनका यूजेज भी डिफरेंट है। अगर हम कंपेयर करें C या C++ के साथ, जावास्क्रिप्ट सिंगल कोटेशन मार्क्स और डबल कोटेशन मार्क्स दोनों अलाउ करता है। हम अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है वो कोई से भी मार्क्स जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कोटेशन मार्क्स के यूजेज में हमें बड़ा केयरफुल होने की ज़रूरत होती है। अगर आप इस एग्जांपल को देखें, इस एग्जांपल में डॉक्यूमेंट डॉट राइट और उसके बाद डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर हमने एक मैसेज जो है वो ब्राउज़र के ऊपर राइट किया है। अगर आप इस मैसेज को देखें तो जो कोटेशन मार्क्स हैं वो स्टार्ट हो रहा है और उसमें हमने फ़ॉन्ट का टैग जो है HTML टैग वो हमने डिक्लेयर किया है, और फ़ॉन्ट के टैग के अंदर जब हमने कलर का एट्रीब्यूट यूज़ किया है तो हमने वहाँ पे भी डबल कोटेशन मार्क्स यूज़ किए हैं। और इसी तरह से जहाँ पे फ़ॉन्ट का टैग क्लोज हुआ है तो वहाँ पे कोटेशन मार्क्स ख़त्म हो रहे हैं। अगर आप देखें तो जो वैलिड पेयर्स बनते हैं वो स्टार्टिंग कोटेशन मार्क्स और जो एंड पे कोटेशन मार्क्स हैं ये एक पेयर बनता है, और जो फ़ॉन्ट के टैग के अंदर हमने कोटेशन मार्क्स यूज़ किए वो एक पेयर बनता है। लेकिन जब जावास्क्रिप्ट इसे इंटरप्रेट करेगा ब्राउज़र तो वो गलती कर सकता है कि वो जो पहले कोटेशन मार्क्स उसे मिले हैं और जो दूसरा कोटेशन मार्क मिला है उसे एक पेयर बना दे, और जो सेकंड और थर्ड है उसे एक पेयर बना दें। तो इस तरह से जो है ये इंस्ट्रक्शन जो है वो
ठीक तरह से अपनी आउटपुट नहीं दिखाएगी। तो हमें जो है वो कोटेशन मार्क्स को इस तरह से यूज़ करना है कि इंटरप्रेटर जो है वो क्लियरली जो है वो समझ सके कि कौन सा स्टार्टिंग कोटेशन मार्क्स हैं और उसका वो कहाँ पे ख़त्म हो रहे हैं। अगर आप इसी लाइन को जो है हम दोबारा से लिखें तो आप देखेंगे जो हमने पहले डबल कोटेशन मार्क्स यूज़ किए हैं और जो फ़ॉन्ट के टैग के अंदर था वो सिंगल कोटेशन मार्क्स यूज़ किए हैं। तो जब ब्राउज़र इस कोड को रीड करेगा तो उसे डबल कोटेशन मार्क्स मिलेंगे और जैसे वो फ़ॉन्ट के कोटेशन मार्क्स को देखेगा वो तो सिंगल हैं, तो वो समझ जाएगा कि ये जो है वो अलग ब्लॉक स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद जैसे ही उसे सिंगल कोटेशन मार्क्स मिले वो उसे एक पेयर बना दिया और जब लास्ट में उसे डबल कोटेशन मार्क्स मिलेंगे तो उसे पेयर कर देगा पहले वाले कोटेशन मार्क्स के साथ। तो इस तरह से जो आउटपुट है हमें वो डिज़ायर्ड आउटपुट मिलेगी। प्रीवियस स्लाइड्स में हमने कुछ बेसिक कन्वेंशंस पढ़ी हैं, कुछ बेसिक रूल्स पढ़े हैं जावास्क्रिप्ट के, जिसके मुताबिक सेमीकोलन को कैसे यूज़ किया जाता है हमने ये देखा। फिर हमने ये देखा कि जो है जावास्क्रिप्ट वो केस सेंसिटिव है। फिर हमने ये देखा कि कमेंट्स कैसे लिखे जाते हैं और फिर इसी तरह से कोटेशन मार्क्स को हमने कैसे यूज़ करना है। आइए स्लाइड पे हम जावास्क्रिप्ट का एक कोड देखते हैं। अगर आप इस स्लाइड में जो हाईलाइटेड पार्ट है इसे देखें तो हमने बॉडी सेक्शन के अंदर जो है वो जावास्क्रिप्ट का एक ब्लॉक डिफाइन किया है। हमने स्क्रिप्ट का टैग यूज़ किया और उसमें हमने लैंग्वेज जो है वो जावास्क्रिप्ट जो है वो सिलेक्ट की है। अगेन जैसा मैंने पहले बताया कि लैंग्वेज का एट्रीब्यूट जावास्क्रिप्ट के केस में ऑप्शनल है, हम चाहे तो यूज़ करें और चाहे तो यूज़ ना करें। इसी तरह से अगर आप स्क्रिप्ट के अंदर देखें तो हमने डॉक्यूमेंट डॉट राइट का फंक्शन यूज़ किया है जो कि बेसिकली यूज़ होता है ब्राउज़र के ऊपर लिखने के लिए। हम बाद की स्लाइड्स में देखते हैं इसे ज़्यादा डिटेल में। इसी तरह से अगर आप जो है डॉक्यूमेंट डॉट राइट फंक्शन के अंदर देखें डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर हमने एक मैसेज लिखा है। इस मैसेज के अंदर आप देखेंगे हमने HTML का जो H1 का टैग है वो यूज़ किया है और उसके बाद मैसेज है हेलो वर्ल्ड और उसके बाद जो है H1 का टैग जो है वो क्लोज हो रहा है। तो अगर हम जावास्क्रिप्ट के अंदर HTML का कोड लिखना चाह रहे हैं तो हम उसे ब्राउज़र के ऊपर राइट करवाते हुए हम कोटेशन मार्क्स के अंदर लिखेंगे। तो कोटेशन मार्क्स के अंदर जब हम जावास्क्रिप्ट के टैग्स को लिखते हैं तो ब्राउज़र जो है समझ आता है कि ये इंस्ट्रक्शन जो है वो जावास्क्रिप्ट की टैग है और वो उसी तरह से आउटपुट दिखाता है। इसके बाद हमने जो है वो स्क्रिप्ट के कोड को क्लोज़ किया हुआ है। तो आप देखेंगे इस एग्जांपल में हमने जो जस्ट जावा जो ब्राउज़र है उस पर हमने हेलो वर्ल्ड का मैसेज लिखा है यूजिंग जावास्क्रिप्ट और उसे जो है हमने H1 टैग यूज़ किया HTML का डिस्प्ले करने के लिए। अगर आप ब्राउज़र में इसकी आउटपुट देखें तो हमें जो हेलो वर्ल्ड का मैसेज है वो H1 टैग के जो फॉर्मेट में हमें डिस्प्ले होगा। आइए अब हम देखते हैं कि हम जावास्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल्स को कैसे यूज़ करते हैं। अगर हम वेरिएबल की बात करें तो वेरिएबल बेसिकली मेमोरी लोकेशन का नाम होता है जिसमें हम डाटा को स्टोर करते हैं और डाटा जो होता है वो किसी स्पेसिफिक टाइप का होता है जिसे हम उस वेरिएबल की डाटा टाइप कहते हैं। जो जावास्क्रिप्ट है वो 4 कॉमन डाटा टाइप्स हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, नंबर्स, स्ट्रिंग्स, बूलियन और नल वैल्यूज़। तो ये बेसिक 4 टाइप्स हैं जावास्क्रिप्ट में। जो जावास्क्रिप्ट है वो लूजली टाइप्ड लैंग्वेज है। इट मीन्स के हमें जब वेरिएबल्स डिक्लेयर करने होते हैं तो हमें उनकी टाइप जो है वो मेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती। ये हम जो वैल्यू असाइन करते हैं किसी वेरिएबल को, जिस टाइप की वो वैल्यू होती है वही उस वेरिएबल की टाइप बन जाती है।
तो जो जावास्क्रिप्ट है वो लूजली टाइप्ड लैंग्वेज है। अगर इसे हम कंपेयर करें सी के साथ, तो सी में हमें खुद से बताना पड़ता है कि ये वेरिएबल इस टाइप का है, यानी इसमें इस वेरिएबल में इस टाइप का डाटा स्टोर किया जा सकता है। लेकिन जावास्क्रिप्ट में हमें टाइप बताने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के लिए जो कीवर्ड है वो var का कीवर्ड है। हम इस कीवर्ड को यूज़ करके वेरिएबल्स जो हैं वो डिक्लेयर कर सकते हैं। जैसे आप देखें var लास्ट नेम इज इक्वल टू डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर हमने स्मिथ जो है वो असाइन किया। आप देखेंगे हमने वेरिएबल डिक्लेयर करते हुए इसे कोई टाइप असाइन नहीं की, लेकिन जो हमने इनिशियल वैल्यू असाइन की है वो स्ट्रिंग टाइप की है। तो अब ऑटोमेटिकली इस वेरिएबल की जो टाइप है वो स्ट्रिंग सेट हो जाएगी। इसी तरह से आप देखेंगे हमने var अकाउंट नंबर इज इक्वल टू 1111। तो आप देखेंगे हमने एक और वेरिएबल अकाउंट नंबर के नाम से डिक्लेयर किया है। अगेन हमने कोई जो है वो डाटा टाइप असाइन नहीं की, लेकिन हमने जो है वो एक नंबर वैल्यू असाइन की है। तो इस वेरिएबल की जो टाइप है वो नंबर सेट हो जाएगी। अगर हम बात करें वेरिएबल नेमिंग की, तो कुछ बेसिक रूल्स हैं जिन्हें फॉलो करते हुए हम वेरिएबल्स के नाम रख सकते हैं। फर्स्ट कैरेक्टर जो है किसी भी वेरिएबल नेम का वो डिजिट नहीं हो सकता। जो अदर कैरेक्टर्स हैं वो डिजिट, लेटर्स या अंडरस्कोर हम यूज़ कर सकते हैं। रिजर्व वर्ड्स जो हैं हम उन्हें वेरिएबल नेम के तौर पे यूज़ नहीं कर सकते। और जो वेरिएबल नेम है वो केस सेंसिटिव होते हैं। तो ये बेसिक रूल्स हैं वेरिएबल्स के नाम रखने के। इन रूल्स को फॉलो करते हुए हम कोई सा भी वेरिएबल नेम जो है वो यूज़ कर सकते हैं। वेरिएबल को इनिशियलाइज करवाने के हमारे पास जो ऑप्शंस हैं कि हम हर वेरिएबल को अलग लाइन पे डिक्लेयर कर रहे हैं और साथ में हम उन्हें इनिशियल वैल्यू साइन कर रहे हैं। बिल्कुल वैलिड है ये। इसी तरह से ये भी ऑप्शन है हमारे पास कि हम मल्टीपल वेरिएबल्स को जो है वो एक ही लाइन के ऊपर डिक्लेयर करें और इनिशियलाइज करवाएं। तो अगर हम सिंगल लाइन और सिंगल वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, तो आप देखेंगे हमने var का कीवर्ड यूज़ किया, वेरिएबल नेम, और उसे जो इनिशियल वैल्यू है वो असाइन कर दी। इसी तरह से अगर हम मल्टीपल वेरिएबल्स एक ही लाइन के ऊपर डिक्लेयर करना चाह रहे हैं, तो हमने एक दफ़ा var का कीवर्ड यूज़ किया, वेरिएबल नेम 1 यानी फर्स्ट वेरिएबल का नेम, उसकी इनिशियल वैल्यू, कॉमा वेरिएबल नेम 2 और उसकी इनिशियल वैल्यू। तो इस तरह से हम मल्टीपल वेरिएबल्स जो हैं वो एक सिंगल लाइन पे डिक्लेयर और इनिशियलाइज करवा सकते हैं। प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा कि हम वेरिएबल्स कैसे डिक्लेयर करते हैं और हमारे पास जो है वेरिएबल्स के नाम रखने के क्या रूल्स हैं। अब हम देखते हैं कि जावास्क्रिप्ट के अंदर हमारे पास कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं। तो बेसिकली जो एक ऑपरेटर होता है वो एक सिंबल होता है जो कि कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है वेरिएबल्स के ऊपर। फॉर एग्जांपल अगर हम दो वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यूज़ को हम प्लस करना चाह रहे हैं, तो हम एक ऑपरेटर यूज़ करेंगे जो कि यूजुअली प्लस का सिंबल होता है। तो अब प्लस का सिंबल जो है वो उन दोनों वेरिएबल्स को की वैल्यू को ऐड करेगा। अगर हम जावास्क्रिप्ट की बात करें तो हमारे पास जो बेसिक ऑपरेटर्स हैं उसमें असाइनमेंट ऑपरेटर है, जो इक्वल का सिंबल है वो वैल्यू असाइन करने के लिए यूज़ होता है। इसी तरह से हमारे पास जो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं, प्लस का सिंबल है दो वैल्यूज़ को प्लस करने के लिए। इसी तरह से माइनस का ऑपरेटर है, मल्टीप्लिकेशन का है, डिवीजन का है। तो ये बेसिक ऑपरेटर्स हैं जो कि बेसिक अर्थमेटिक परफॉर्म करते हैं। इसी तरह से हमारे पास जो है मॉड का सिंबल है जो कि रिमाइंडर को
जो है फाइंड करने के लिए यूज़ होता है। इसी तरह से हमारे पास इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स हैं। तो ये बेसिक ऑपरेटर्स हैं जो कि ऑलमोस्ट वही हैं जो कि सी या C++ में यूज़ होते हैं। इसी तरह से अगर हम लॉजिकल ऑपरेटर्स की बात करें तो हमारे पास एंड और नॉट, ये बेसिक लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। अगर हम डबल एम्परसेंड साइन यूज़ करते हैं तो एंड ऑपरेटर को डिनोट करता है। इसी तरह से हम डबल पाइप सिंबल्स जो हैं वो और ऑपरेटर के लिए और नॉट ऑपरेटर के लिए हम ये सिंबल्स जो हैं वो यूज़ करते हैं। हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं जिसमें इक्वालिटी को चेक करने के लिए डबल इक्वल सिंबल है, और इसी तरह से हमारे पास एक 3 टाइम्स इक्वल सिंबल भी है। बेसिकली जो 3 टाइम्स इक्वल सिंबल है वो स्ट्रिक्ट कंपैरिजन के लिए यूज़ होता है। अभी प्रीवियस स्लाइड्स में मैंने आपको बताया कि जो जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स हैं उन्हें डिक्लेयर करते हुए हमें कोई टाइप जो है वो बतानी नहीं पड़ती। तो समटाइम्स ऐसा होता है कि हम दो वेरिएबल्स को सेम वैल्यू असाइन करते हैं लेकिन वो डिफरेंट टाइप की होती है। फॉर एग्जांपल आपने एक वेरिएबल a डिक्लेयर किया, उससे 5 असाइन किया, तो उसकी डाटा टाइप जो है वो नंबर होगी और उसकी वैल्यू जो है वो 5 है। इसी तरह से आपने एक वेरिएबल b डिक्लेयर किया और उसे आपने कोटेशन मार्क्स के अंदर 5 असाइन कर दिया। अब जो वेरिएबल b है उसकी टाइप स्ट्रिंग है और उसका जो वैल्यू है वो 5 है। अगर हम दोनों को कंपेयर करते हैं यूजिंग डबल इक्वल सिंबल तो वो दोनों इक्वल रिजल्ट आएगा क्योंकि हमने दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू को कंपेयर किया है। लेकिन अगर हम 3 टाइम्स इक्वल करते हैं तो हमें जो है वो फॉल्स रिटर्न होगा क्योंकि दोनों की वैल्यू तो सेम है लेकिन दोनों की टाइप जो है वो सेम नहीं है। तो डबल इक्वल जस्ट वैल्यू को कंपेयर करने के लिए यूज़ होता है, जबकि जो 3 टाइम्स इक्वल है वो वैल्यू और टाइप दोनों को कंपेयर करता है। इसी तरह से हमारे पास नॉट इक्वल, नॉट डबल इक्वल इनइक्वालिटी को चेक करने के लिए यूज़ होता है, और नॉट डबल इक्वल जो है वो हमारे पास जो है स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी को चेक करता है। फिर हमारे पास ग्रेटर, लेस इक्वल और ग्रेटर इक्वल, तो ये तमाम हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं जिन्हें हम जावास्क्रिप्ट के कोड के अंदर यूज़ कर सकते हैं। आइए अब हम देखते हैं इनपुट आउटपुट इन जावास्क्रिप्ट। जैसे कि हमने प्रीवियस एग्जांपल में भी देखा, हमारे पास राइट का फंक्शन होता है जो कि यूज़ होता है ब्राउज़र के ऊपर कोई आउटपुट लिखने के लिए। इसके अलावा भी फंक्शन है लेकिन जो राइट का फंक्शन है वो एक बहुत कॉमन फंक्शन है जिसे हम आउटपुट के लिए यूज़ करते हैं। हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट और जो पैरेंथेसिस है उसमें हमने मैसेज जो है, जो भी हमने आउटपुट दिखानी है वो मैसेज लिखते हैं। हमारे पास जो रूल है वो यही है कि हमने अगर कोई मैसेज डिस्प्ले करना है तो हम कोटेशन मार्क्स के अंदर वो मैसेज लिखेंगे। अगर कोई वेरिएबल है उसकी वैल्यू हमने डिक्लेयर करनी है और डिस्प्ले करवानी है तो हमारे पास जो है वो कोटेशन मार्क्स यूज़ नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट और वेरिएबल a है उसकी वैल्यू हमने राइट की है तो हमने कोटेशन सिंबल्स जो हैं वो यूज़ नहीं किए। इसी तरह से यूज़र से इनपुट लेने के लिए हमने पहले देखा कि हमारे पास HTML में फॉर्म्स होते हैं, हम फॉर्म्स बनाते हैं और यूज़र जो है वो इनपुट प्रोवाइड करता है। जावास्क्रिप्ट में हमारे पास एक प्रॉम्प्ट का डायलॉग बॉक्स होता है जिसे हम यूज़ कर सकते हैं यूज़र से इनपुट लेने के लिए। तो बेसिकली जब हम प्रॉम्प्ट का डायलॉग बॉक्स यूज़ करते हैं तो यूज़र के सामने एक विंडो ओपन होती है जिसमें यूज़र इनपुट प्रोवाइड कर सकता है। आप एग्जांपल देखिए, हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया और इस वेरिएबल को हमने नाम रखा नम, और इसे जो हमने वैल्यू साइन की है उसे हमने यूज़र से इनपुट ले रहे हैं। तो हमने प्रॉम्प्ट बॉक्स जो है वो डिस्प्ले किया, उसमें हमने जो मैसेज यूज़र को दिखाना है उसे हमने कोटेशन मार्क्स के अंदर वो मैसेज लिखा और साथ में हमने एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू असाइन कर दी। अगर यूज़र जो है
कोई जो भी इनपुट हमें प्रोवाइड करेगा वो रिटर्न होगी और वो जो है नम वेरिएबल को असाइन हो जाएगी। आप इस एग्जांपल में देखिए हमने इनपुट और आउटपुट इंस्ट्रक्शंस को यूज़ किया है। सबसे पहले आप देखेंगे जावास्क्रिप्ट का ब्लॉक जो है वो स्टार्ट हो रहा है। इस ब्लॉक में हम यूज़र से इनपुट लेने के लिए प्रॉम्प्ट का डायलॉग बॉक्स जो है उसे यूज़ कर रहे हैं। हमने मैसेज यूज़र को दिखाया प्लीज़ एंटर अ नंबर, और जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है हमने वो 0 सेट की है। अब जो वैल्यू रिटर्न होगी वो जाके वेरिएबल नम को असाइन हो जाएगी, और उसके बाद हमने जो है उस वैल्यू को ब्राउज़र के ऊपर राइट किया है यूजिंग डॉक्यूमेंट डॉट राइट फंक्शन। तो हमने इसमें आप देखेंगे एक मैसेज जो है कोटेशन मार्क्स के अंदर लिखा है यू एंटर्ड, और उसके बाद हमने उस वेरिएबल की वैल्यू जो है उसे राइट किया है, और इसके बाद हमने जो स्क्रिप्ट के कोड को हमने क्लोज़ कर दिया। आइए हम इस एग्जांपल को ब्राउज़र के अंदर एग्जीक्यूट करके देखते हैं। आप देखेंगे हमने जैसे ही इस पेज को ओपन किया है ब्राउज़र के अंदर, हमें एक अलग विंडो नज़र आ रही है जो कि बेसिकली एक प्रॉम्प्ट बॉक्स है। इस प्रॉम्प्ट बॉक्स में हमारे पास आप देखें कि एक इनपुट फील्ड है जहाँ पे यूज़र जो है अपनी मर्ज़ी की इनपुट टाइप कर सकता है। इसी तरह से आप देखेंगे इस प्रॉम्प्ट बॉक्स में हमारे पास 2 बटन्स हैं, ओके और कैंसिल। जब हम ओके प्रेस करते हैं तो जो इनपुट यूज़र ने हमें प्रोवाइड किया है वो रिटर्न होती है, और जिस वेरिएबल को हमने असाइन किया है तो असाइन किया वो वैल्यू तो उसे जाके असाइन हो जाएगी। और अगर हम कैंसिल प्रेस करते हैं तो जो है नल वैल्यू रिटर्न होती है और उस वेरिएबल में जो है नल वैल्यू असाइन होगी। अब देखेंगे हम इसमें एक न्यूमेरिक वैल्यू फॉर एग्जांपल 34 मैंने टाइप किया, मैंने ओके प्रेस किया तो आप देखेंगे जो वेब ब्राउज़र है उस पर लिखा हुआ आ गया यू एंटर्ड 34। तो आप इस एग्जांपल को देखेंगे, अब जो ब्राउज़र के ऊपर हम या अपने वेब पेज के ऊपर जो कंटेंट्स दिखा रहे हैं वो डायनामिकली चेंज हो रहे हैं ड्यू टू द यूज़ ऑफ जावास्क्रिप्ट। आप देखेंगे हम 34 लिखा तो जो वेब पेज के कंटेंट्स हैं वो लिखा हुआ आ गया यू एंटर्ड 34। इसकी जगह अगर आप 15 लिखें तो वहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा यू एंटर्ड 15। तो किसी हद तक आप देखेंगे हमारे कंटेंट्स जो हैं वो डायनामिक हो गए हैं। इनपुट और आउटपुट के बाद हम अब डिस्कस करते हैं कि जावास्क्रिप्ट के अंदर जो फंक्शंस हैं वो कैसे डिक्लेयर किए जा सकते हैं। हमारे पास जावास्क्रिप्ट में जो है 2 तरह के फंक्शंस होते हैं, यूज़र डिफाइंड फंक्शंस और प्री डिफाइंड फंक्शंस। बेसिकली जब हम यूज़र डिफाइंड फंक्शंस की बात करें तो हमारे पास एक फंक्शन हम खुद से डिफ़ाइन करते हैं और उसके जो फंक्शनैलिटी है वो हम खुद से डिसाइड करते हैं। जावास्क्रिप्ट में अगर हम कोई फंक्शन डिफ़ाइन करना चाह रहे हैं तो हमारे पास जो है फंक्शन का कीवर्ड होता है, उसके बाद फंक्शन नेम और लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स, और फिर हम जो है वो कर्ली ब्रेसेस यूज़ करते हैं और उसके अंदर हम फंक्शंस की स्टेटमेंट्स लिखते हैं। तो हमारे पास कुछ इस तरह से होता है एक फंक्शन का स्ट्रक्चर। अब देखें हमने फंक्शन का कीवर्ड यूज़ किया हुआ है, फिर फंक्शन नेम, पैरामीटर्स, और उसके बाद हमने जो कर्ली ब्रेसेस यूज़ किए हैं उसमें हमने फंक्शन की जो एक्चुअल फंक्शनैलिटी है वो डिफ़ाइन करनी है। हमने एक फंक्शन डिफ़ाइन किया, अगर हम उस फंक्शन को यूज़ करना चाह रहे हैं या कॉल करना चाह रहे हैं तो हमारे पास सिंटैक्स कुछ इस तरह से है। हमने फंक्शन नेम और उसे जो रिक्वायर्ड पैरामीटर्स हैं वो प्रोवाइड किए तो वो फंक्शन जो है वो कॉल हो जाएगा। तो बिल्कुल बेसिक सा जो है वो सिंटैक्स है फंक्शन कॉल करने के लिए। आइए इस एग्जांपल में हम एक फंक्शन डिक्लेयर करते हैं और फिर उसे कॉल करते हैं। और देखेंगे हमने जो फंक्शन है वो स्टार्ट किया, फंक्शन गेट नेम उसका नाम रखा और हमने उसे जो है कोई पैरामीटर जो है वो असाइन नहीं किया। इसके बाद देखें आप कि हमने यूज़र से इनपुट ले रहे हैं प्रॉम्प्ट बॉक्स के थ्रू और हमने यूज़र को मैसेज दिया है प्लीज़ एंटर योर नेम, और उसके बाद हमने एक वेलकम मैसेज जो है
वो डिस्प्ले किया है। यूज़र ने जो भी नेम लिखा था हमने उसे उसी नेम को एक वेलकम का मैसेज जो है वो डिस्प्ले किया और उसके बाद हमने स्क्रिप्ट क्लोज कर दिया। अब इस फंक्शन को देखिए हमने कॉल कैसे किया कि बॉडी का जो ऑन लोड इवेंट है उसके ऊपर हमने उस फंक्शन को कॉल किया। फंक्शन को कॉल करने के लिए आप देखिए हमने ऑन लोड इवेंट है इक्वल टू कोटेशन मार्क्स के अंदर हमने फंक्शन नेम लिखा और जैसा कि इस फंक्शन को कोई पैरामीटर नहीं चाहिए था, हमने जस्ट फंक्शन नेम लिखा। तो जैसे ही बॉडी का टैग लोड होगा तो सबसे पहले ये जो है फंक्शन कॉल होगा जो कि यूज़र से इनपुट लेगा नेम उसका और उसे जो है एक वेलकम मैसेज डिस्प्ले करेगा। अगर आप प्रीवियस एग्जांपल को देखें तो हमने एक फंक्शन जो है वो डिक्लेयर किया है और उस फंक्शन को हमने कॉल किया है बॉडी के ऑन लोड इवेंट के ऊपर। बेसिकली जावास्क्रिप्ट के अंदर हमारे पास जो बेसिक प्रोग्रामिंग टेक्निक है वो ये है कि हम फंक्शंस डिक्लेयर करते हैं और उन फंक्शंस को किसी इवेंट के अगेंस्ट हम कॉल कर लेते हैं। अगर हम कॉमन इवेंट्स की बात करें तो वो ऑन क्लिक है। फॉर एग्जांपल कि आप किसी इमेज को क्लिक करते हैं तो वो इवेंट जो फंक्शन जो है वो कॉल हो जाता है। इसी तरह से हमारे पास डबल क्लिक का इवेंट भी है। ऑन चेंज यूजली ये हम फॉर्म्स वगैरह में यूज़ करते हैं कि हम एक फील्ड से बाहर जैसे बाहर आते हैं अपना फोकस चेंज करते हैं तो कोई फंक्शन जो है वो कॉल हो जाता है। इसी तरह से हमारे पास ऑन फोकस का इवेंट है कि जैसे ही हमने किसी एलिमेंट पे फोकस सेट किया तो वो फंक्शन कॉल हो जाता है। ऑन माउस ओवर हमने किसी वेब पेज के किसी पोर्शन पे माउस को लेके गए तो वो फंक्शन कॉल हो गया। ऑन माउस आउट हमने किसी पोर्शन वेब के किसी एलिमेंट से हमने माउस को हटाया तो फंक्शन कॉल किया जा सकता है। इसी तरह से ऑन सबमिट जैसे ही हमने फॉर्म यूजुअली फॉर्म्स में होता है हमने फॉर्म सबमिट किया तो फंक्शन कॉल हो गया। तो ये बेसिक कॉमन से इवेंट्स हैं जिन्हें यूज़ करते हुए हम फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हम कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस की बात करें और जो कि कॉमनली यूज़ होते हैं मैथ के फंक्शंस तो उनमें हमारे पास मैथ डॉट स्क्वायर रूट, मैथ डॉट पावर, मैथ डॉट एब्सोल्यूट वैल्यू, इसी तरह से मैथ डॉट मैक्स मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए एक लिस्ट में से, मैथ डॉट मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए, मैथ डॉट फ्लोर और मैथ डॉट सील। इसी तरह से हमारे पास है मैथ डॉट राउंड किसी वैल्यू को राउंड करने के लिए और मैथ डॉट रैंडम नंबर बिटवीन 0 and 1 जनरेट करने के लिए हमारे पास मैथ डॉट रैंडम का फंक्शन है। तो ये बेसिक फंक्शन है। अगर हम किसी भी वैल्यू के ऊपर कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना चाह रहे हैं तो हम इनमें से कोई फंक्शन यूज़ करते हैं और वो हमें रिजल्ट्स जो है वो कैलकुलेट करके दे देता है। इसके बाद हम बात करते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स के। जावास्क्रिप्ट में हमारे पास जो कंडीशनल बेसिक स्टेटमेंट्स हैं उनमें से इफ़ स्टेटमेंट, हमने इफ़ कंडीशन चेक की, अगर वो कंडीशन ट्रू है तो कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है। इसी तरह से अगर हमने ये कोई कंडीशन चेक करने के बाद मल्टीपल स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करना हो तो हम उसे एक ब्लॉक बना लेते हैं। तो ऑलमोस्ट वही रूल है जो कि हम C++ में यूज़ करते हैं कि मल्टीपल लाइंस अगर हमने लिखनी है कंडीशन चेक करने के बाद तो हम उसे ब्लॉक की सूरत में लिखेंगे। इसी तरह से हमारे पास इफ़ एल्स स्टेटमेंट भी है और उसका सिंटैक्स भी उसी तरह से है कि इफ़ हमने कंडीशन चेक की उसके बाद स्टेटमेंट्स लिखी और फिर एल्स के केस में हमने जो है वो स्टेटमेंट्स जो भी एग्जीक्यूट करवानी थी वो लिखी। तो आप देखें कि वही स्ट्रक्चर है कंडीशनल स्टेटमेंट्स का जो कि हम C या C++ में यूज़ करते हैं। आप इस स्लाइड पे देखें हमने कंडीशनल स्टेटमेंट्स को और मैथ के जो फंक्शंस हैं हमने उन्हें यूज़ किया है। बेसिकली हमने एक छोटी सी गेम का कोड लिखा है इस स्लाइड पे
एक फंक्शन हमने प्ले गेम के नाम से फंक्शन बनाया है। ये फंक्शन यूज़र से इनपुट ले रहा है और उसे एक रैंडम नंबर जनरेट करके उसके साथ कंपेयर कर रहा है। अगर वो यूज़र का जो नंबर है वो मैच कर जाता है उस नंबर के साथ, तो जो यूज़र है उसे हमने विन का मैसेज डिस्प्ले कर रहे हैं। दूसरे केस में हम यूज़र को जो है वो लूज़ का मैसेज डिस्प्ले कर रहे हैं और साथ में उसे बता रहे हैं कि जो एक्चुअल नंबर था वो ये था। तो एक तरह से सिंपल सी गेम है। आप देखें कि इसमें जो फर्स्ट लाइन है प्ले गेम के फंक्शन के अंदर वो है मैथ डॉट रैंडम फंक्शन हमने कॉल किया जो एक रैंडम नंबर जनरेट कर रहा है बिटवीन 0 एंड 1। इसमें आप देखिए कि जो 1 है वो एक्सक्लूसिव है, 1 से कम और 0 के बीच में एक नंबर जनरेट होता है। उस नंबर को हमने 10 से मल्टीप्लाई किया है ताकि जो हमारे पास एक नंबर आए वो बिटवीन 1 एंड 10 0 एंड 10 नंबर आए। उस नंबर को हमने पार्स इंट का फंक्शन यूज़ किया है जो कि उस नंबर को इंटीजर में कन्वर्ट करता है और उस वैल्यू को हमने वेरिएबल res यानी रिज़ल्ट का वेरिएबल है उसे असाइन किया। इसके बाद आप देखेंगे हमने यूज़र से इनपुट ली है। हमने यूज़र को मैसेज दिया प्लीज़ एंटर अ नंबर और जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमने 0 असाइन कर दी और उसे हमने जो है वेरिएबल नम को असाइन किया। इसके बाद हमने कंडीशन चेक की कि अगर यूज़र का जो एंटर्ड नंबर है वो इक्वल है res के यानी वो नंबर जो हमने जनरेट किया था, तो जो है यूज़र को u1 का मैसेज जो है वो राइट करवाना है ब्राउज़र में और एल्स के केस में हमने जो है यू लॉस का मैसेज डिस्प्ले करवाया और करेक्ट आंसर जो है यानी जो res वेरिएबल में पड़ा हुआ था वो आंसर भी हमने डिस्प्ले करवा दिया। तो आप देखेंगे इस फंक्शन में जो है सिंपली एक रैंडम नंबर जनरेट हुआ है और उसकी बेस के ऊपर हमने ये चेक किया है कि जो यूज़र का गेस है वो ठीक है या नहीं है। अब अगर हम बात करें इस फंक्शन को कॉल करने के लिए तो बॉडी के जो सेक्शन है उसमें हमने एक पैराग्राफ डिक्लेयर किया है। उस पैराग्राफ में आप देखें कि हमने ऑन क्लिक के इवेंट के ऊपर जो है हमने प्ले गेम का फंक्शन कॉल किया है। जैसे कि मैंने पहले बताया आपको कि हम फंक्शन डिक्लेयर करते हैं और स्पेसिफिक इवेंट के ऊपर इसे कॉल करते हैं। तो इस एग्जांपल में हमने जैसे ही यूज़र पैराग्राफ के टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता है तो वो फंक्शन कॉल हो जाता है। अब आप देखें कि हमने जो पैराग्राफ का टेक्स्ट है वो लिखा हुआ है प्ले द गेम और उसके बाद पैराग्राफ क्लोज हो गया और बॉडी का टैग भी क्लोज हो गया। तो इस तरह से आप देखेंगे हमने जैसे ही इस टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो फंक्शन जो है वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। आइए हम इस कोड को एग्जीक्यूट करके देखते हैं ब्राउज़र में। अब इस स्क्रीन में देखें कि हमारे पास जो है वेब पेज इसमें प्ले द गेम टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है। जैसा कि हमने कोड करते हुए लिखा था कि यूज़र पैराग्राफ के टेक्स्ट पे क्लिक करेगा तो तब ये फंक्शन कॉल होगा। आप देखें जैसे ही हम इस टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं हमारे पास एक इनपुट बॉक्स आता है जो कि यूज़र से कह रहा है कि नंबर जो है वो एंटर करें। फॉर एग्जांपल इसमें जो है मैंने नंबर 3 एंटर किया और मैंने ओके प्रेस कर दिया। अब देखें कि जो मैसेज हमें डिस्प्ले हो रहा है यू लॉस करेक्ट आंसर इज़ 1। इट मीन्स के जो यूज़र ने रैंडम नंबर जनरेट किया था उसे 10 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 1 रिटर्न हो रहा था, जबकि हमने ऑप्शन जो है वो 3 लिखा था तो वो दोनों मैच नहीं किए। तो हमें यूज़र जो हमारा जावास्क्रिप्ट है उसने यू लॉस का मैसेज डिस्प्ले करवा दिया और साथ में जो ठीक आंसर था वो भी हमें डिस्प्ले करवा दिया। तो इस तरह से देखिए हमने इस एग्जांपल में मैथ फंक्शंस को यूज़ किया, हमने इनपुट को यूज़ किया, इसी तरह से हमने आउटपुट लिखी है और कंडीशनल स्टेटमेंट्स जो हैं वो यूज़ किए हैं। लेक्चर के आखिर में हम देखते हैं कि हमारे पास जो लूपिंग स्टेटमेंट्स है जावास्क्रिप्ट के अंदर वो कौन कौन सी हैं और हम उन्हें कैसे यूज़ कर सकते हैं।
जैसा कि हम जानते हैं कि जो लूप्स होते हैं वो बेसिकली किसी कोड को मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट करवाने के लिए हम यूज़ करते हैं। अगर हम बात करें, हमारे पास जो बेसिक लूप है वो फॉर लूप है। फॉर लूप में हम जो है फॉर का कीवर्ड यूज़ करते हैं। इसके बाद हमने पैरेंथेसिस में वेरिएबल इनिशियलाइज करवाया, उस एक कंडीशन हमने जो है वो चेक की और उसके बाद हमने इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ किया। अब आप देखें कि हमने इस एग्जांपल में जो वेरिएबल आई है उसे 1 असाइन किया और हमने जो कंडीशन रखी है वो i इज़ लेस दैन 10 और i++। तो जब ये लूप एग्जीक्यूट होगा तो हर दफ़ा एग्जीक्यूट होने के बाद i की वैल्यू में एक इंक्रीमेंट होगा और जब तक i की वैल्यू लेस दैन 10 है ये कोड जो है वो एग्जीक्यूट होता रहेगा। अब इस ब्लॉक के अंदर आप देखेंगे हमने जस्ट हेलो वर्ल्ड का जो मैसेज है वो डिस्प्ले किया हुआ है। इसके बाद हमारे पास जो वाइल लूप है सेम वही पैटर्न है जैसा कि हम C और C++ में यूज़ करते हैं। अब देखेंगे हम वाइल का कीवर्ड यूज़ करते हैं, कंडीशन मैच करते हैं और उसके बाद हम जो है जो करली ब्रेसेस हैं उसके अंदर हम कोड लिखते हैं जिसने एग्जीक्यूट करना होता है। तो बेसिकली जो वाइल का लूप होता है वो प्री डिफाइंड अमाउंट ऑफ टाइम्स जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होता, जबकि फॉर का लूप जो है जो हमने जो डिफाइन कर दिया उतनी दफ़ा एग्जीक्यूट होगा। तो बेसिक सारा कॉन्सेप्ट वही है जो कि हमने C और C++ में पढ़ा हुआ है। अब आप देखेंगे इस एग्जांपल में हमने फॉर लूप जो है वो यूज़ किया हुआ है और इसमें हेलो डियर का मैसेज हम डिस्प्ले कर रहे हैं और हमने जो कंडीशन सेट की है वो लेस दैन 10 0 to 10 जो है हमारी कंडीशन है। इट मीन्स के जो 10 टाइम्स है वो ये लूप एग्जीक्यूट होगा। इसी तरह से आप देखेंगे हमने इसी कोड के बिल्कुल नीचे जो है वो वाइल का लूप यूज़ किया है। हमने एक वेरिएबल डू वाइल का लूप यूज़ किया है। हमने एक वेरिएबल j डिक्लेयर किया, उसे हमने 0 असाइन किया। इसके बाद हमने डू का कीवर्ड यूज़ किया और जो है करली ब्रेसेस के अंदर हमने डॉक्यूमेंट डॉट राइट पाकिस्तान लिखा और j की वैल्यू में हमने इंक्रीमेंट कर दिया। अब फर्स्ट टाइम ये कोड एग्जीक्यूट होता है तो उसके बाद हमारे पास जो है वो वाइल की कंडीशन चेक होती है कि वाइल j इज़ लेस दैन 10। तो आप देखेंगे जब कोड एग्जीक्यूट होता है तो j की वैल्यू में इंक्रीमेंट होता है और जब तक j की वैल्यू लेस दैन 10 होगी तो ये कोड जो है वो एग्जीक्यूट होता रहेगा। तो अगर हम आउटपुट देखें तो जो फॉर लूप की आउटपुट है वो हेलो डियर 10 टाइम्स लिखा हुआ आ रहा है और हर दफ़ा जो है वो नेक्स्ट लाइन पे नई आउटपुट दिखाता है। क्योंकि आप ये प्रीवियस स्लाइड में दोबारा देखें तो जो लूप के अंदर हमारे पास कोड है उसमें हमने br का टैग भी यूज़ किया हुआ है, यानी फर्स्ट टाइम हेलो डियर लिखा और उसके बाद हमने br का टैग यूज़ किया है ताकि हम नेक्स्ट लाइन के ऊपर ट्रांसफ़र हो जाए। जबकि जो डू वाइल लूप था उसमें हमने br का टैग यूज़ नहीं किया, यानी सारे की सारी आउटपुट जो है वो हमें एक लाइन के ऊपर नज़र आएगी। तो जो इस स्लाइड में आप सेकंड ब्लॉक देख रहे हैं पाकिस्तान 10 टाइम्स लिखा हुआ आ रहा है एक ही लाइन के ऊपर, तो ये आउटपुट जो है वो डू वाइल लूप से हमें मिली है। लेक्चर के आखिर में हम समराइज़ करते हैं कि हमने आज के लेक्चर में क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले हमने देखा कि जावास्क्रिप्ट क्या है और किस पर्पज़ के लिए यूज़ होती है। इसके बाद हमने देखा कि अगर हमने जावास्क्रिप्ट लिखना है तो उसका हमारे पास क्या मेथड्स हैं। कुछ बेसिक कन्वेंशंस की बात की हमने जावास्क्रिप्ट की। इसी तरह से हमने देखा कि जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स किस तरह से यूज़ होते हैं। जावास्क्रिप्ट के ऑपरेटर्स को हमने डिस्कस किया। इनपुट आउटपुट जो है जावास्क्रिप्ट में कैसे होती है। जावास्क्रिप्ट में फंक्शंस कैसे डिक्लेयर किए जाते हैं
और कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस जो है वो हमने देखे, कंडीशनल स्टेटमेंट्स कैसे लिखी जाती हैं और लूपिंग स्टेटमेंट्स हम कैसे लिखते हैं। तो बेसिकली आज के लेक्चर में हमने इन कंस्ट्रक्ट्स का एक ओवरव्यू देखा है। आने वाले लेक्चर्स में हम इन कंस्ट्रक्ट्स को यूज़ करेंगे और उसकी बेस के ऊपर हम कुछ इंटरेस्टिंग फंक्शनैलिटी परफॉर्म करेंगे। अगर आप इस टॉपिक से रिलेटेड मज़ीद मटेरियल स्टडी करना चाहें तो जो हमारे पास बिगिनिंग HTML, XHTML, CSS और जावास्क्रिप्ट की बुक है, उसका चैप्टर नंबर 11 जावास्क्रिप्ट के बारे में है। इसी तरह से हमारे पास एक और बुक है लर्न जावास्क्रिप्ट, जिसका चैप्टर नंबर 2 जो है वो इसी टॉपिक से रिलेटेड है। आप इजीली फाइंड कर सकते हैं इंटरनेट पे इन बुक्स को। तो जो हम जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड मटेरियल है उसके लिए हम जो लर्न जावास्क्रिप्ट वाली बुक है ज़्यादातर हम इसी पे फोकस करेंगे। तो इसके साथ ही हम आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जावास्क्रिप्ट को यूज़ करते हुए मज़ीद इंटरेस्टिंग एप्लीकेशंस बनाएंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।